मोहम्मद अनस साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है। जिस तरह से आप मेयर चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे हैं, अब आने वाला जो चुनाव है 2024 के लेकर काफ़ी कैलकुलेशंस लगाई जा रही हैं। क्या तैयारियां हैं पार्टी की? देखिए 2024 का इलेक्शन ये तो कन्फर्म है कि पार्टी मेरठ हापुड़ लोकसभा को लड़ेगी। और मेरठ हापुड़ से अलग भी पार्टी ने बहुत सारी लोकसभा सीट ऐसी हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी ने जो है उसको मार्क किया है, जो जो पार्टी को लोकसभा सीटें लड़नी हैं। और उन लोकसभा सीटों के ताल्लुक से ही 2 तारीख में हमारी पश्चिम उत्तर प्रदेश की मीटिंग भी है, जिसमें हमारे तमाम लोकसभा के जो प्रभारी बनाए गए थे वो तमाम लोग पार्टी के जो पश्चिम यूपी का ऑफिस है वहाँ पर जाएंगे और तमाम जिला अध्यक्षों को वहाँ बुलाया गया है। तो ये कन्फर्म है कि पार्टी मेरठ हापुड़ लोकसभा पूरे दमखम से मजबूती के साथ लड़ेगी, क्योंकि जो पिछला निकाय चुनाव गया है नगर निगम इलेक्शन में पार्टी का जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है चुनाव में मेयर सीट को लेकर खासकर, तो उस लिहाज से हमारा दायरा बड़ा हुआ है, हमारा संगठन मजबूत हुआ है। तो हम मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और लगातार आवाम के दरमियान में हैं चुनाव हारने के बाद से, क्योंकि हम चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं हारे हैं। वर्कर्स से किस तरह का कम्युनिकेशन है इस चुनाव के बाद आपका? हाँ देखिए, ऐसा है जो हमारी पार्टी के वर्कर्स हैं उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ा है। वर्कर्स में और ज़्यादा मेहनत करने की उमंग जागी है और ज़्यादा मेहनत और जुस्तजू करने के लिए हमारी पार्टी के वर्कर बिल्कुल तैयार हैं। और हम लोग लोकसभा इलेक्शन के लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से सक्षम है, मजबूत है लड़ने के लिए चुनाव। हापुड़ मेरठ लोकसभा का दायरा काफी वसी है और उसमें दूसरे दलित वोट बैंक के बगैर जीत नामुमकिन है, तो इसको आप किस तरह से मुमकिन बनाएंगे, किस तरह से उनको कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे? देखिए ऐसा है कि हिंदुस्तान के अंदर अब से 30 साल 40 साल पहले आप जाएंगे तो सबसे पिछड़ा कोई समाज था तो वो दलित समाज था, जिसको अपनी मर्ज़ी से खाने की आज़ादी नहीं थी, पहनने की आज़ादी नहीं थी, चलने की बैठने की आज़ादी नहीं थी। वो समाज के यकीनन कागजी बदलाव हुए हैं, बड़े बड़े बुलंदबान दावे किए गए हैं, लेकिन दलित समाज के हालात आज भी बद से बदतर ही हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि जिस तरीके से दलित समाज और मुसलमानों का जो आपस में गठजोड़ रहा है, हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर पर ये गठजोड़ मजबूती के साथ साबित होगा और ये गठजोड़ जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर के नीचे तैयार होगा इस बार, हमें उम्मीद है पूरी। दूसरी तरफ ये हमारी पार्टी ने पहले क्लियर कर दिया था, बैरिस्टर साहब ने पहले क्लियर कर दिया था कि अब हम किसी के भरोसे नहीं बैठने वाले। अब हम अपनी मेहनत, अपनी जुस्तजू, अपनी लगन के ज़रिए अपने ऑर्गेनाइजेशन को मजबूती के साथ आगे बढ़ाएंगे। और जब इलेक्शन का वक्त होगा, इलेक्शन आएगा, जो पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ आना चाहेगी, जो से मतलब बीजेपी को छोड़कर जो भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ आना चाहेगी, वक्त तय करेगा, वक्त पे फैसला लेंगे। हर बार एक ही इल्जाम पार्टी पर लगता रहा है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से फायदा पहुंचा देती है पार्टी, आप क्या कहेंगे? हाँ देखिए साहब, ऐसा है कि बीजेपी का एजेंट ए टीम बी टीम की बात करने वाली है समाजवादी, ये कांग्रेस ही है। क्योंकि इन लोगों ने जो मुसलमानों के वोट को डिस्पोजल गिलास की तरह इस्तेमाल किया है, अब इन्हें मालूम हो गया है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऑप्शन के तौर पे मुसलमानों के दलितों के दरमियान में है और इनको जो अपनी जागीर समझते थे जिस वोट बैंक को, वो वोट इनको खिसकता हुआ नजर आ रहा है और खिसक भी गया है। आपने देखा है निकाय चुनाव में क्या हालात समाजवादी पार्टी के यहाँ गुजरे हैं, बीएसपी की यहाँ पर जमानत जब्त हुई है। तो उस लिहाज से आप देखिए कि ये लोग इल्ज़ाम लगाने वाले हैं और हिंदुस्तान की तारीख में, हिंदुस्तान की सरजमीन पर कोई नहीं चाहता कि मुसलमानों की लीडरशिप उभरे, कोई नहीं चाहता। और जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है कि हिंदुस्तान के अंदर अगर दलित से ज्यादा बदतर जिंदगी कोई गुजार रहा है तो वो मुसलमान है। आप देखिए ना, उन रिपोर्ट्स को पढ़िए। अगर और उसकी वजह क्या है? चूंकि मुसलमानों के पास पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है साहब।
अगर मुसलमानों के पास पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होता तो आज मुस्लिम बस्तियों के ये हालात नहीं होते। मुसलमानों के पास पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होता तो आज हेल्थ में हमारी भी हिस्सेदारी होती, इक्वालिटी की अगर बात की गई होती तो आज डेवलपमेंट हमारा भी बराबर का किया गया होता। आज बराबरी की बात, हिस्सेदारी की बात कोई कर रहा है? बैरिस्टर साहब तो वो ए टीम बी टीम की ये लोग बात करते हैं। अवाम ने दिखाया ना, बता दिया कि ए टीम बी टीम कौन साबित हुआ। अगर समाजवादी पार्टी निकाय चुनाव में नहीं होती तो बीजेपी को हमने शिकस्त दे दी थी। अच्छा, जिस तरह से क्या बीजेपी को हार का डर सता रहा है कि एकदम से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू कर दी, आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड के ज़रिए जो तमाम हक़ायक़ हैं, जो आर्टिकल्स है तब कॉन्स्टिट्यूशन के, उन तमाम आर्टिकल्स का हनन किया जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन का को जो है बिल्कुल नज़रअंदाज किया जा रहा है तमाम आर्टिकल्स को, और ये तो बीजेपी की नाकामी है। बीजेपी इस तरीके के काले कानूनों को बनाकर, बीजेपी जो उनको वोट करने वाले लोग हैं सिर्फ उनको खुश रखना चाहती है। अब डेवलपमेंट के नाम पर बीजेपी हुकूमत बिल्कुल ज़ीरो है। अच्छा, अब लेकिन आपका इतना बड़ा तज़किरा हुआ है दुनिया को, बहुत ज़बरदस्त, आपको कैसा लगता है इस तरह की बात जब सामने आती है? देखिए, हम इलेक्शन लड़ने से पहले भी आवाम के खादिम थे और हम इलेक्शन लड़ने के बाद भी आवाम के खादिम हैं। लगातार मैं आवाम के बीच में हूँ। लगातार हमारे 11 कॉरपोरेटर्स जो जीते हैं वो आवाम के बीच में हैं, और 26 कॉरपोरेटर लड़ाए थे जिसमें से 15 हारे हैं। 15 के 15 भी आवाम के दरमियान में है। हमारा काम ही हमारी पहचान है। दूसरी चीज़ यह है कि चर्चे की बात यह है कि जो हरा कर जीतता है ना, वही तो सिकंदर होता है ना साहब। तो हारे हैं, हौसले नहीं आ रहे हैं। चुनाव आ रहे हैं, इंशाल्लाह लोकसभा का चुनाव आ रहा है, मजबूती के साथ कंटेस्ट करेंगे। त्योहार आ रहा है, उधर ईद उल जुहा है और दूसरी तरफ ये है कांवड़ त्यौहार है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को? देखिए, मैं तो आवाम से यही कहूँगा, हमारे तमाम मुस्लिम भाइयों से, हिंदू भाइयों से, कि जो देश में नफ़रत को घोलना चाह रहे हैं, देश में नफ़रत का माहौल बनाना चाह रहे हैं, उन लोगों से आप बच के रहिए, उनकी साजिशों के शिकार मत होइए। और पुरअमन तरीके से जो कांवड़ यात्रा शुरू होगी, मैं उम्मीद करता हूं कि पुरअमन तरीके से कांवड़ यात्रा संपन्न होगी, और पुरअमन तरीके से जो ईद का त्यौहार है सब मिलजुल करके उसको मनाएंगे। ये मेरी अपील है। और हमेशा से देश की तारीख में, मुल्क की तारीख में ऐसा होता रहा है कि सबने हर त्यौहार को मिलजुल करके बनाया है। दूसरी तरफ एक बीजेपी नेता ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ेंगे तो हम हनुमान चालीसे का पाठ करेंगे, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वो लोग दिमागी बीमार हैं और उनको डॉक्टर के पास इलाज कराने की ज़रूरत है। वो लोग सुबह को कुछ बकते हैं, शाम को कुछ बकते हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि ऐसे लोगों पे बहुत पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। ये तो पुलिस प्रशासन की छूट रही है कि हालांकि कार्रवाई हुई है। मैंने सुना है, जैसा मुझे मालूम हुआ है कि 153 देशद्रोह उनको लगाया गया है, तो कार्रवाई देर हुई है, लेकिन पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। तो इस तरीके के जो लोग हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं, जो आए दिन जहर उगलते हैं और शहर के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, शहर को आग में झोंकना चाहते हैं, उन लोगों पे पहले शिकंजा कसा जा सकता था। लेकिन कार्रवाई हुई, ठीक है, अच्छा है, होनी चाहिए। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे शहर के लोगों से? देखिए, मैं शहर के लोगों से यही कहूँगा कि जिस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हमारे दरमियान में बिरादरी की, जात की, धर्म की दीवारों को खड़ा किया है, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को अब समझने का वक्त है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो ये कहती है कि गांधी और नेहरू से बड़ा कोई लीडर है तो वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही एक ऐसी पार्टी है जो हैदराबाद में जब इलाज की बात आती है, स्कूल में एडमिशन की, कॉलेज में एडमिशन की बात आती है, तो वो मज़हब को नहीं देखती है। जब किसी की मदद की बात आती है, मज़हब को नहीं देखती है। वो सिर्फ ये देखती है कि ज़रूरतमंद कौन है और उसकी मदद फ़ौरन से करती है। तो ये सारी चीज़ों को देखना है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है इक्वालिटी पे बात करना चाहती है। हम उम्मीद करते हैं कि शहर की आवाम इस इक्वालिटी, हिस्सेदारी की लड़ाई में हमारा साथ दे। शुक्रिया बहुत बहुत।